आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। और अब जो हम अगली बात करेंगे वो आपसे हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बात करेंगे। देखिए, हाइब्रिड के बारे में हमने आपको पिछले लेक्चर में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था इसका, और हमने ये बताया था कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती हैं वो पूरी तरीके से इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट या इलेक्ट्रिकल सिस्टम पर ही बेस्ड हों। ये अभी तक हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी या कह लें कि इतनी फूल प्रूफ टेक्नोलॉजी या इतनी सस्टेन्ड टेक्नोलॉजी हमारे पास अभी नहीं है, या हमारे पास ही क्या देश के विश्व के कई देशों में नहीं है ऐसा। तो उसके लिए जो कई चैलेंजेस थे, जैसे बैटरी पुरानी होने पर चार्जिंग कैपेसिटी कम हो जाना या एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी कम हो जाना, जिससे जो व्हीकल चलती थी वो उनकी जो रनिंग रेंज है वो कम हो जाती थी। उसके अलावा चार्जिंग के स्टेशन हमारे यहाँ बैटरी के नहीं हैं। अगर कहीं पर बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो उसको फिर से दोबारा चार्ज करना बहुत बड़ी समस्या। उसके साथ एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि किसी भी बैटरी को चार्ज होने में कम से कम 6 से 8 घंटे का वक्त लगता है, और अगर आप कहीं जा रहे हो और बीच में डिस्चार्ज हो गई बैटरी तो उस केस में 6 से 8 घंटे रुकना ये भी संभव नहीं है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए अभी जो इस समय रिसेंट टाइम में जो चल रहा है कॉन्सेप्ट, वो ये चल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको दूसरे फ्यूल के साथ या दूसरे इंजन के साथ भी रनिंग ऑप्शन में रखें। जैसे हम उसको जब चाहें तब डीजल या स्विच में कन्वर्ट कर लें, डीजल में चेंज कर लें या पेट्रोल में चेंज कर लें, और जब चाहें तब हम वो इलेक्ट्रिक के ऑप्शन में आ जाएं, वो इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है उसको यूज़ करके हम व्हीकल को रन कराएं। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे हम दूर जा रहे हैं, कहीं रास्ते में बैटरी डिस्चार्ज हो गई, अब हमारे पास दूसरा अगर ऑप्शन मौजूद है तो हम तुरंत दूसरे ऑप्शन पर स्विच कर लिए। जैसे पेट्रोल का ऑप्शन है, गैसोलीन का, या फिर सीएनजी का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, तो हम दूसरे ऑप्शन पर स्विच कर लिए और हम उससे अपनी व्हीकल को चलाने लग गए, गाड़ी को। तो ये सब इसके कुछ फ़ायदे हैं, जिसकी वजह से जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है HEV इस समय बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और लोग इसको यूज़ करते हैं। ज़्यादातर जो बैटरी के फिलिंग स्टेशन है वो सब भी नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पर है, चार्जिंग स्टेशन जिनको कह सकते हैं। तो कह रहा है कि बैटरी एलोन इज़ नॉट सफिशिएंट टू सप्लाई रिक्वायर्ड पावर। बैटरी अकेले जो है पूरी तरीके से जितनी हमको पावर चाहिए उसको सप्लाई कर पाने में सक्षम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी जो चार्जिंग आवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। उन्होंने बताया कि अगर एक बैटरी को चार्ज किया जाए तो 6 से 8 घंटे लगते हैं। और क्या क्या है कि व्हीकल्स रेंज इज़ फर्दर रिड्यूस्ड इन केस ऑफ ऑपरेटिंग AC और हीटर इनसाइड द व्हीकल। ये भी एक समस्या बहुत बड़ी है। भाई लोग चलते हैं, चाहते हैं कि हमारी गाड़ी के अंदर AC भी चले गर्मियों के दिनों में, या ठंडी के दिनों में हीटर भी चले गाड़ी के अंदर, जो गाड़ी के अंदर के केबिन को गर्म रखे, ताकि ड्राइविंग जो हो वो या जो हमारे जो ट्रिप हो वो कंफर्ट हो सके। तो उसके लिए अगर मान लीजिए किसी ने AC ऑन किया तो AC को भी जो पावर मिलेगी वो बैटरी से ही मिलेगी, या जो पावर यूज़ करेगा AC या हीटर
वो कहाँ से यूज़ करेगा? वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम से ही यूज़ करेगा, बैटरी से ही यूज़ करेगा। तो कुल मिलाकर के वो बैटरी पर ही लोड जाना है। उससे क्या होगी कि जो रनिंग रेंज है वो कम हो जाएगी। अभी तक जो बिना एसी और हीटर को यूज़ किए वो 200 किलोमीटर जा रही थी। अगर आपने हीटर या एसी यूज़ कर लिया तो 100 किलोमीटर से ज़्यादा जा ही नहीं सकती, ऐसा भी हो सकता है। तो प्रॉब्लम ये भी है। तो कह रहा है कि इफ सेकेंड पावर सोर्स, सेकेंड पावर मतलब इलेक्ट्रिकल पावर के अलावा, इज यूज्ड, अगर यूज़ किया जाता है, इट गिव्स सिक्योरिटी ऑफ रनिंग, पावर अवेलेबिलिटी एंड एक्सटेंडेड रेंज ऑफ रन अप टू 160 to 200 किलोमीटर पर चार्ज। तो कहता है कि अगर मान लीजिए कि आप इसके अलावा मतलब बैटरी के अलावा कोई दूसरा सिस्टम भी यूज़ करते हैं तो उस केस में रनिंग की जो सिक्योरिटी है वो बढ़ जाएगी और गाड़ी की जो रेंज है वो भी बढ़ जाएगी चलने के लिए। उस केस में क्या होता है देखते हैं। उसमें जो अगर बैटरी से यूज़ करते हैं, बैटरी भी यूज़ करते हैं और कन्वेंशनल सिस्टम भी यूज़ करते हैं, तो बैटरी तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन में रहेगा। तो उस केस में अगर बैटरी हम यूज़ करेंगे तो नॉइज़ कम हो जाएगी, एग्जॉस्ट एमिशन कम से कम होगा और जो एनर्जी डिपेंडेंस बेनिफिट है वो मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। दो टाइप के जो है हाइब्रिड सिस्टम बनाए गए हैं अभी तक। जो होते हैं वो सीरीज़ हाइब्रिड होता है और दूसरा होता है पैरेलल हाइब्रिड। सीरीज़ हाइब्रिड क्या होता है? कह रहा है कि सीरीज़ हाइब्रिड में ये हम करते हैं कि तो सीरीज़ सिस्टम में क्या होता है, सीरीज़ हाइब्रिड में होता ये है कि एक ऑक्सिलरी पावर यूनिट होती है जिसको हम एपीयू बोलते हैं। उसके साथ एक जनरेटर लगा हुआ होता है। अब जनरेटर क्या करेगा, ये इसके साथ पावर जनरेट करेगा, पावर इसी के थ्रू जनरेट होती है। भाई जो पावर यूनिट है वो उसके साथ जब जनरेटर लगा हुआ पावर इसमें जनरेट होगी। जब पावर जनरेट होगी मतलब इससे यहाँ पर पावर आई। अब ये क्या होता है, इसके साथ एक कंट्रोलर लगा होता है। पहले तो क्या होता है कि पहले जो व्हीकल होती है उसको जो पावर मिलती है वो बैटरी से ही मिलती है। बैटरी पावर सप्लाई करेगी, पावर यहाँ से जाएगी कंट्रोलर में, कंट्रोलर से होते हुए फिर ये इलेक्ट्रिक मोटर में जाएगी, फिर इलेक्ट्रिक मोटर से होते हुए फिर ट्रांसमिशन लाइन में जाएगी। ट्रांसमिशन लाइन सब सारी ट्रांसमिशन लाइन ऑटोमोबाइल की वैसे ही चलेगी जैसे आप देख रहे थे। क्लच के बाद फिर गियर आता था, गियर के बाद फाइनल ड्राइव आती थी, प्रोपेलर शाफ्ट, फाइनल ड्राइव, फिर उसके बाद डिफरेंशियल, फिर एक्सेल्स, वो सारी चीज़ें, वो सब जितनी चीज़ें थी वो सब आती थी, व्हील तक पावर आती थी। तो ट्रांसमिशन लाइन वही हो गई। तो कहने मतलब पहले तो बैटरी से ही चलेगा सारा सिस्टम। बैटरी चलती रहेगी एक लेवल तक, जब तक कि वो डिस्चार्ज होते 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 एक लेवल तक नहीं आ जाती। अब एक पर्टिकुलर लेवल पर काफ़ी डिस्चार्ज हो गई तो अब पावर सप्लाई यहाँ से ना हो करके अब ऑक्सिलरी पावर यूनिट तुरंत स्टार्ट हो जाती। वो कंट्रोलर जानता है, उसको उसके अंदर ये चीज़ फीड रहती है कि अगर बैटरी एक पर्टिकुलर लेवल पर डिस्चार्ज हो गई तो उस केस में सीधे अल्टरनेटिव पावर यूनिट को क्या करेगा, ये ऑन कर देगा। ऑन कर देगा, उससे जनरेटर से पावर जनरेट होना शुरू हो जाएगी। और अब जनरेटर दो काम करेगा। जनरेटर जो होगा इसी के साथ लगा हुआ, देख लीजिए इसी में। जनरेटर क्या करेगा, अब इससे जो है ये बैटरी को भी चार्ज करेगा और जब तक बैटरी पूरी नहीं चार्ज हो जाती तब तक जो है ये यहाँ से ये आगे की तरफ इसको पावर सप्लाई करता रहेगा। तो अब इस तरीके से क्या है, कह रहा है वही चीज़ बताया यहाँ पर, सिमिलर टू एन इलेक्ट्रिक व्हीकल विद एन ऑन बोर्ड जनरेटर। ऑन बोर्ड जनरेटर, तो ऑन बोर्ड जनरेटर में ये चीज़ बगल में यहाँ पर लगी हुई है। ऑन बोर्ड जनरेटर ये है। द व्हीकल रन ऑन बैटरी पावर लाइक ए प्योर व्हीकल, प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल until the battery reaches a predetermined discharge level. At that point, the alternative power unit APU turns on। भाई कह रहा है कि अगर एक predetermined लेवल से नीचे डिस्चार्ज हो गई वो तो क्या हो गया, APU ऑन हो जाएगा, टर्न्स ऑन।
एंड बिगिन्स चार्जिंग द बैटरी, बैटरी को चार्ज करने लगता है। द APU ऑपरेट्स, APU ही ऑपरेट करता है अनटिल द बैटरी आर चार्ज टू ए प्री डिटर्मिन्ड लेवल, जब तक कि बैटरी एक प्री डिटर्मिन्ड लेवल तक चार्ज नहीं हो तब तक फिर यही क्या करता है, सारी पावर सप्लाई करता रहता है। तो ये एक हाइब्रिड सिस्टम में सीरीज़ हाइब्रिड सिस्टम ये कहलाता है। जो आप ये देख रहे हैं इस तरीके का सिस्टम, देखिए यहाँ पर ऑक्सिलरी जनरेटर, इसके साथ ये लगा हुआ है, कंट्रोलर लगा हुआ है, देखिए ये, फिर ये सब इस तरीके से ये सीरीज़ में लगे हुए हैं। पैरेलल हाइब्रिड क्या है? पैरेलल हाइब्रिड में वो कहता है कि जब APU ऑक्सिलरी पावर यूनिट अगर ऑन होती है, द कंट्रोलर डिवाइड्स एनर्जी बिटवीन द ड्राइव ट्रेन एंड द बैटरी। उस केस में क्या करता है, कंट्रोलर जो होता है वो दोनों जगह एनर्जी को ड्राइव कर देता है, वो डिवाइड कर देता है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बिटवीन द टू इज डिटरमिन्ड बाय द स्पीड एंड ड्राइविंग पैटर्न। ये बड़ी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्या चीज़ जरा समझने वाली है? कहता ये है कि जो ऑक्सिलरी पावर यूनिट है वो पर्टिकुलरली ऑन रहती है, वो ये नहीं रहता है कि वो जो है एक प्री डिटरमिन्ड लेवल के बाद ऑन होगी या उसके बाद ऑफ हो जाएगी पर्टिकुलर चार्जिंग के बाद, जैसा पहले के केसेस में होता है। ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या है, पैरेलल चलेगा, दोनों बैटरी भी चल रही है और APU भी चल रहा है, दोनों पैरेलल, इसीलिए पैरेलल बोला गया। सीरीज़ में क्या था, या तो ये चलेगा या तो उसके साथ सीरीज़ में लगा हुआ ये चलेगा। सीरीज़ में तो इस तरीके से था, पैरेलल में क्या है, दोनों पैरेलल काम कर रहे हैं, ये भी काम कर रहा है और ये भी काम कर रहा है। अब कहता है कि एकदम से अगर स्पीड बढ़ानी है तो बैटरी नहीं होगा, उस केस में APU भी जो होगा वो क्या होगा, पावर सप्लाई करेगा ट्रांसमिशन लाइन को, APU भी करेगा। एकदम से पावर रिक्वायरमेंट बढ़ गई तो उस केस में केवल बैटरी ही अकेले पावर को सप्लाई नहीं कर पाएगी, और साथ में क्या करेगा, ये बैटरी को चार्ज भी करता रहेगा। अगर बैटरी में पावर, बैटरी में जो है अगर पर्टिकुलर लेवल से जो है वैल्यू कम हो गई है इसकी चार्जिंग की, तो बैटरी को चार्ज भी करता रहेगा, ऐसा भी कर सकता है ये। और मोटर को भी सप्लाई करेगा, तो जो काम पहले वाला हो रहा था वो भी यहाँ पर होगा। और साथ में क्या होगा कि ये जो होता है ये अमाउंट ऑफ एनर्जी, अभी साथ में क्या करेगा, एनर्जी को डिवाइड। तो इसका मतलब जब ये एक साथ पावर सप्लाई कर रहे हैं, दोनों पैरेलल में लगे एक साथ पावर सप्लाई कर रहे हैं दोनों, ये भी कर रहा है ये भी कर रहा है। और कह रहा है कि एनर्जी कितनी डिवाइड होगी इन दोनों में, कह रहा है कि वो इस पर डिपेंड करेगा कि कितनी स्पीड और ड्राइविंग पैटर्न क्या है। तो ड्राइविंग पैटर्न और स्पीड के ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है। तो कहने का मतलब हो गया कि जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो सबसे ज़्यादा इस समय, आजकल के समय में अगर देखा जाए तो हाइब्रिड व्हीकल का बहुत बड़ा यूज़ है। पूरे मार्केट में जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं हाइब्रिड में ही है ज़्यादातर, इसलिए क्योंकि जो प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल है अभी उसमें बहुत सारी कमियां हैं, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया था कि प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल को हम एज इट इज़ नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम बस यही है कि चार्जिंग स्टेशन जो है उसके नहीं मिलेंगे आपको, और बैटरी की चार्जिंग का जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर सीरीज़ और हाइब्रिड पैटर्न हम यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रिक मोटर जब यहाँ लगा हुआ है ट्रांसमिशन, उसके बाद व्हील से, तो देखिए कंट्रोलर यहाँ पर क्या हो रहा था कि यहाँ पर आप देखिए इन दोनों में जो अंतर आया, अगर मान लीजिए सीरीज़ और हाइब्रिड के बारे में हम बात कर रहे थे, तो अब देखिए यहाँ पर जो आया जनरेटर जो है, जब बैटरी काम नहीं कर रही तो जनरेटर से काम हो रहा है ना, एक बार में केवल एक ही जो है ये पावर को सप्लाई कर रहा है यहाँ ट्रांसमिशन लाइन में, और पैरेलल वाले में दोनों पावर सप्लाई, दोनों क्या कर रहे हैं, एक साथ मिल करके कर रहे हैं। तो पैरेलल में दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, ऐसा बोला गया, ये अंतर था दोनों का। तो कुल मिलाकर के हम अभी इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि अगर इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड व्हीकल के बारे में बात करें तो बहुत सारे भी चैलेंजेस हैं, और उन चैलेंजेस को हम लोगों को ध्यान में रखते हुए अगर कहीं कोई नया मॉडल डिज़ाइन करना है या कहीं नए मॉडल पर काम करना है तो सारे चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए मॉडल को बनाना है। और अभी इस पर भी बहुत सारी रिसर्चेस चल रही हैं, और आने वाले समय में हम समझते हैं कि ये सारे चैलेंजेस जो हैं पूरे हम लोग मीट आउट कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आने वाला समय जो होगा वो
इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही होगा। और आप ये समझ लीजिए कि जैसे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया और अमेरिका हो गया और इवन जापान में भी और चाइना में भी ये लोग जो है 2040 तक अपने यहाँ प्रयास ये कर रहे हैं, 2030 तक ये लोग प्रयास कर रहे हैं कि इनके यहाँ जो है सारे जितने भी आईसी इंजन हैं वो सब इलेक्ट्रिक इंजन में कन्वर्ट हो जाए। हमारे यहाँ अगर 30% ही अगर उन्होंने लक्ष्य रखा है, 30% भी हो जाए तो हम उसको बहुत अच्छा मानते हैं। और चूँकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है और जो ग्रोथ रेट है हमारे यहाँ, या डेवलपमेंट रेट है जिसको बोल दें, या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट रेट बोल दें, वो हमारे यहाँ काफ़ी कम है, काफ़ी स्लो है जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, फ्रांस है, जापान है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, इन जगहों की अपेक्षा। तो आज यहीं तक रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।